गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजनीति विज्ञान के बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम चीन के संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चीन का संविधान क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये आप और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। ये तो आपको पता ही है कि चीन में साम्यवादी शासन व्यवस्था है और चीन का संविधान आपके अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन के संविधान, फ्रांस का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और भारत का संविधान, इन सब से एंटायरली डिफरेंट है ना। तो आप जब हमने चीन के संविधान की जब विशेषताएं बताई थी तो उसी के अंतर्गत हम आगे चल के चीन का विधानमंडल यानी कि चीन की व्यवस्थापिका के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चीन के विधानमंडल का जो नाम है वहाँ पे दे रखा है वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। अर्थात जैसे भारत में पार्लियामेंट का नाम संसद है, पार्लियामेंट है, अमेरिका में पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है, उसी तरीके से चीन में भी उनकी जो पार्लियामेंट है, जो उनका विधानमंडल है, जो उनकी व्यवस्थापिका है, उसका नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। तो लेजिस्लेचर ऑफ चाइना द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पेपर में लिखा आता है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्य बताएं, तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्य से मतलब सिर्फ इतना सा है कि व्यवस्थापिका जो होती है, जिसका काम मुख्य रूप से कानून निर्माण से संबंधित होता है किसी भी संविधान के अंतर्गत, तो ये वहाँ की व्यवस्थापिका है ना। ये कंसेप्ट वाली बात है। तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें अपने माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, चाहे पार्लियामेंट है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी चीज़ हो, ये वहाँ की व्यवस्थापिका है, ये वहाँ के लेजिस्लेचर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो चीन के संविधान में जो नया संविधान है, एक संविधान तो माओवादी संविधान था जो जब से चाइना बना तब से, उसके बाद में 1982 में इन्होंने एक नया संविधान जो है वो इन्होंने बनाया। तो नए संविधान में विधानमंडल की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है और चीन के इस विधानमंडल को जो नाम उन्होंने दिया है वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, है ना। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 57 में, जो ये जनवादी कांग्रेस है, इसको राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। और एक चीज़ और नई है जो सिर्फ चीन के संविधान में पाई जाती है कि जनवादी कांग्रेस जब अधिवेशन में नहीं होती है तो इसकी एक स्थायी समिति होती है, वो भी राज्य के समस्त विधायी शक्तियों का उपयोग करने वाला एक निकाय है। तो जनवादी कांग्रेस का रचना और संगठन, द पीपुल्स नेशनल कांग्रेस, इट्स ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो जन कांग्रेस है ये एक सदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात पूरी की पूरी व्यवस्थापिका में एक सदन है। इंग्लैंड में 2 हैं, अमेरिका में 2 हैं, स्विट्जरलैंड में 2 है और भारत में भी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। लेकिन चीन सिर्फ एक सदनात्मक विधानमंडल है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है और चीन की जनसंख्या जहाँ विश्व में सर्वाधिक है और ऐसे बड़े राज्य में भी एक सदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। शुरू के सभी संविधानों में भी यहाँ एक सदनात्मक था और 1982 के जो इनका नवीन संविधान है उसमें इसी व्यवस्था को अपनाया गया है। अनुच्छेद 59 में इस बात की व्याख्या की गई है कि जो व्यवस्थापिका है कि इसका संगठन किस प्रकार से होगा। तो इसके जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से आते हैं तो वो हम आपको बता देते हैं। पहली बात तो ये है कि वयस्क मताधिकार प्राप्त कोई भी नागरिक वो यहाँ उम्मीदवार भी हो सकता है और मतदाता और उम्मीदवार दोनों
समान व्यक्ति हो सकते हैं। मतलब वोट डालने की आयु और खड़े होने की आयु में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। सेम व्यक्ति 18 वर्ष की अगर आपकी आयु है तो आपको मतदान का भी अधिकार है और चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है। जो निम्न क्षेत्र के जो प्रतिनिधि आते हैं, पहला तो प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं, दूसरा स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं, तीसरे केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि आते हैं, चौथे सशस्त्र सेनाओं के प्रतिनिधि आते हैं और पांचवा जो है विशेष प्रशासकीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि आते हैं। तो प्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी या कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी चुनावों में, तो ये व्यवस्था कानून के आधार पर होती है। तो इनके समस्त प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी हैं और उम्मीदवार भी हो सकते हैं। शर्त सामान्य सी है जो सभी जगह होती है कि वो मानसिक रूप से संतुलित होने चाहिए, अर्थात पागल दिवालियापन इस तरह का नहीं होना चाहिए, न्यायालय से दंडित नहीं होने चाहिए। और अगली जो विशेषता है वो केवल साम्यवादी में आप आती है कि साम्राज्यवादी, पूंजीपति और सामंतवादी लोग वो नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, धार्मिक शिक्षा, विश्वास, संपत्ति, निवास स्थान, किसी भी आधार पर व्यक्तियों में कोई अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। जनवादी कांग्रेस में जो इनकी सदस्य संख्या का जो निर्धारण है वो कानून के आधार पर होता है। नए संविधान में के हिसाब से वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 3037 है। इस प्रकार ये जो कांग्रेस है, यहाँ की जनवादी कांग्रेस, विश्व का सबसे बड़ा व्यवस्थापिका वाला विधायी सदन है। यहाँ पे सदन के सदस्यों को डिप्टी कहा जाता है। व्यवहार में सभी साम्यवादी देशों की तरह चीन में उम्मीदवारों की एक ही सूची रखी जाती है, इसलिए चुनाव में कभी प्रतिस्पर्धा जैसी बात नहीं होती है। एक ही पार्टी होती है, आपको पता है साम्यवादी पार्टी। चुनाव में खड़े होने का अधिकार भी साम्यवादी पार्टी का होता है। तो एक ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, एक ही व्यक्ति को आपको वोट डालना होता है और वोट डालना यहाँ पे कंपलसरी है। वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आप वोट डालने नहीं जाते हैं तो आप साम्यवाद के शत्रु माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मानते हैं कि जब समाज में वर्ग एक है ना, एक ही वर्ग है। यहाँ पे जब दूसरे वर्ग को इन्होंने ख़त्म कर दिया है तो एक ही वर्ग है, तो एक ही वर्ग को प्रतिनिधित्व करने वाला दल भी एक ही होगा। तो उसके जो लोग भी खड़े होंगे तो वो भी एक ही होंगे, है ना। तो इस प्रकार से जनवादी सदस्य की लेके उम्मीदवार की नामजदगी करना, खड़ा होना, सारी व्यवस्था के ऊपर साम्यवादी दल का पूर्ण नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे ये जरूर ये कहते हैं कि साम्यवादी दल वाले लोग जो हैं वो आपस की नामजदगी बड़े व्यापक तरीके से करते हैं और इसी को ही वो लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया बताते हैं। हालांकि इनके थोड़ी सी उन्मुक्तियां मेंबर्स को प्रदान की गई हैं कि कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को ना तो बंदी बनाया जा सकता है और ना ही मुकदमा चलाया जा सकता है, और जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो स्थायी समिति इन कामों को करती है। इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष के लिए होता है। और अगर कार्यकाल समाप्त जब होने वाला होता है तो 2 माह पूर्व इसके चुनाव करवा लेने चाहिए और नए चुनाव करवाने का काम स्थायी समिति को है। स्थायी समिति के लिए आवश्यक है कि साल में कम से कम एक बार अधिवेशन अवश्य बुलाए सदन का। आवश्यकता पड़ने पर पहले भी बुलाया जा सकता है, स्थगित भी किया जा सकता है। अगर कोई जो सदन के मेंबर हैं, डिप्टी जिनको कहा जा सकता है, तो 1/5वां भाग अगर डिमांड करे तो अधिवेशन बुलाया जा सकता है। वैसे यहाँ पर ऐसी कोई नौबत कभी नहीं आती है क्योंकि साम्यवादी दल का संपूर्ण नियंत्रण रहता है ना। जहाँ तक सदन के कार्य और शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 62 में सदन की शक्तियों के बारे में कहा गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने पहले अधिवेशन में
अपनी कार्यवाही के संचालन हेतु प्रेसिडियम का चुनाव करती है, संविधान में संशोधन करती है, संविधान में क्रियान्वयन का निरीक्षण करती है, मूलभूत कानूनों का निर्माण व संशोधन करती है, चीन गणराज्य के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन करती है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर, है ना, राष्ट्रपति की सिफारिश पर राज्य परिषद के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसलर, प्रभारी मंत्री, ऑडिटर जनरल, इन सभी का मनोनयन करने पर अंतिम रूप से चयन करती है। केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष का भी जो है वो ये चुनाव निर्वाचन करती है। जनवादी न्यायालय के सभापति का भी चुनाव करती है, प्रोक्यूरेटर जनरल का भी निर्वाचन करती है। जितनी भी सामाजिक आर्थिक जांच जो योजनाएं होती हैं उनको जांच भी करती है, स्वीकृति प्रदान भी करती है। बजट की जांच करती है, बजट को स्वीकृति प्रदान करती है और उनके क्रियान्वयन संबंधी प्रतिवेदनों की जांच करती है। नए प्रांत, स्वायत्तशासी प्रदेश, इन सब की वो स्थापना कर सकती है। स्थायी समिति द्वारा लिए गए अनुचित निर्णयों को ये बदल सकती है। प्रशासन जो है युद्ध और शांति के निर्णयों पर समुचित निर्णय लेती है। जिन पदों पर नियुक्ति का अधिकार है इसको, उन्हीं पदों के ऊपर पद विमुक्ति का भी अधिकार है ना, और वन विमुक्ति का भी अधिकार है। अनुच्छेद 63 के अनुसार निम्न अधिकारियों को उनके पद से हटा सकती है: चीन के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सभी लोगों को, केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष को, सभापति को, प्रोक्यूरेटर जनरल को। अब प्रश्न ये उठता है कि हम जब सैद्धांतिक रूप से समस्त शक्तियों को देखते हैं तो क्या हमें लगता है कि चीन की व्यवस्थापिका सर्वाधिक शक्तिशाली संगठन है? देखिए, चीन के संविधान में सिद्धांत और व्यवहार में जबरदस्त अंतर पाया जाता है। दिखावे के लिए तो उन्होंने एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया हुआ है और सारे संगठन इनके उसी तरह से काम करते हैं जैसे एक लोकतांत्रिक संगठन में काम करते हैं। लेकिन व्यवहार में स्थिति, वास्तविक रूप से स्थिति बिल्कुल अलग है और समस्त पूरा का पूरा संगठन साम्यवादी दल के कठोर अनुशासन में रहता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से एक अलग से असंतोष व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। तो जब हम इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो व्यवस्थापिका का वास्तविक जब स्थिति देखते हैं तो उसमें ये होता है कि ऐसा लगता है कि विश्व के जितने भी और संगठन सदस्य व्यवस्थापिकाएं हैं वैसा कि वैसा चीन में है। लेकिन चीन में सबसे पहली बात तो ये है कि एकात्मक सदन है और एकात्मक होने के कारण इसके ऊपर कानून निर्माण का कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि संघीय स्थिति हो और बहुत सारी चीज़ों के कारण ये निर्धारित हो जाता है इसके। लेकिन ये है कि किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। किसी भी विधेयक पर कार्यपालिका के किसी पदाधिकारी को कोई निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे भारत में, अमेरिका में राष्ट्रपति रोक सकते हैं, यहाँ पर ये भी नहीं है। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू का भी पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर अपन सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखें तो किसी भी देश की तुलना में यहाँ की संसद को ज़्यादा व्यापक शक्ति प्राप्त है। नए संविधान में ये भी लिखा गया है कि उन सभी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है जो संविधान ने इसको नहीं दी गई हो, है ना, और ऐसी कोई व्यवस्था और किसी संविधान में नहीं है जबकि है। अब ये तो थी सैद्धांतिक स्थिति। अब वास्तविक स्थिति में जब आते हैं तो ये सारी बातें केवल दिखावे की हैं और केवल कागजों पर हैं। वस्तु स्थिति में तो ये बहुत बड़ी विशाल सदस्य संख्या 3000 के ऊपर लोग हैं, तो इतने सारे लोग एक जगह बैठ कर के कभी भी ठीक प्रकार से विचार विमर्श नहीं कर सकते, तो इस कारण से ये अप्रभावी होती है। इसका जो अधिवेशन है बहुत थोड़े समय के लिए होता है, कई बार तो साल में 1 हफ्ता भी नहीं होती है ना। तो इस कारण वास्तविक जो इसकी सारा जो काम है वो स्थायी समिति करती है। हालांकि स्थायी समिति सदन के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन ये उत्तरदायित्व भी कोरा सैद्धांतिक है। तीसरी बात, यहाँ पे साम्यवादी दल के सर्वोच्च नेता ही सब कुछ हैं।
वही नीतियों का निर्माण करते हैं, निर्धारण करते हैं, और संसद और स्थायी समिति तो केवल औपचारिकता मात्र निभाते हैं। यदि हम जो है तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से मात्र एक दिखावटी संस्था है। विभिन्न अधिवेशनों में सभी जगह सारे निर्णय साम्यवादी दल के द्वारा लिए जाते हैं। ना तो उसमें कुछ कहा जाता है, ना कुछ बोला जाता है, और सभी प्रतिनिधि एक साथ हाथ उठा करके उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि जनवादी कांग्रेस एक ऐसा साधन मात्र है जिसका प्रयोग चीन का साम्यवादी दल अपने अधिनायकवाद, अपने तानाशाही को छिपाने के लिए और बनाए रखने के लिए करता है। अगर कोई भी व्यक्ति इतना साहस करे कि वो किसी भी निर्णय की आलोचना करे, तो उसे दक्षिणपंथी और साम्यवाद का शत्रु कहकर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करके और उसे दंड दे दिया जाता है ना। तो अब हम बात करते हैं कि एक और संस्था इसकी जो है वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति। देखिए, सदन बहुत बड़ा है, विशाल है, व्यापक है, और ये साल में इसके अधिवेशन नहीं हो पाते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसके एब्सेंस में जब ये सत्रावसान काल चल रहा हो तो कांग्रेस की एक स्थायी समिति है, ये सारे व्यवस्थापिका वाले कार्यों का निर्धारण करती है। तो एक तरीके से ये यहाँ पर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और ये जनवादी कांग्रेस का एक स्थायी अंग है, परमानेंट ऑर्गन है। इसकी रचना की जहाँ तक बात करते हैं तो पहली बात तो कार्यकाल उतना ही है जितना कि सदन का होता है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, कई सारे उपाध्यक्ष होते हैं, महासचिव होते हैं और अन्य साधारण सदस्य होते हैं। इन सभी का चुनाव जो है वो इनकी व्यवस्थापिका यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा होता है। इन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी सदन का होता है। आकार के संबंध में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, कितने भी लोग ये लोग इसमें रख सकते हैं। स्थायी समिति जब तक अपना कार्य करती है जब तक नए सदन की स्थायी समिति का गठन नहीं हो जाता। बैठकों के संबंध में इतना ही है कि ये स्थायी निकाय है और किसी भी समय इसकी बैठकें हो सकती हैं। अध्यक्षता, इसके अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता करते हैं और जो उपाध्यक्ष हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, है ना। स्थायी समिति का अध्यक्ष सभी आज्ञा और सभी आदेशों के ऊपर हस्ताक्षर करता है, उसके अलावा उसको अलग से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। एक तरीके से जो सोवियत रूस का संविधान था वहाँ पे प्रेसिडियम की जो व्यवस्था थी ये उसी तरीके की है। इसके कार्य और शक्तियों की जहाँ तक बात है तो पहली और आखिरी बात ये है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के जितने भी काम हैं उन सभी कार्यों का निष्पादन स्थायी समिति करती है, बस। अब उसके जो काम है आप उन सारे कामों को दोबारा यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपकी परीक्षा में राष्ट्रीय स्थायी समिति के कार्य आते हैं तो आप निसंकोच रूप से जनवादी व्यवस्था जो कांग्रेस है उसके जो कार्य हैं यानी व्यवस्थापिका के जो कार्य हैं उन सभी कार्यों को आप यहाँ बता सकते हैं कि क्योंकि इसका मूल उद्देश्य वही है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कार्यों को संपादित करना। वही बात है, ये संविधान की व्याख्या करती है, क्रियान्वयन करती है, कानूनों का निर्माण करती है, संशोधन करती है ना। और जनवादी कांग्रेस के सत्रावसान काल में कानूनों का निर्माण करती है, आंशिक संशोधन करती है, कानूनों की व्याख्या करती है ना, कानूनों की व्याख्या करती है। इसके बाद में सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं को बजट स्वीकृति प्रदान करती है। राज्य परिषद, केंद्रीय जांच आयोग, जन आयोग, जन न्यायालय, प्रोक्यूटर न्यायालय, इन सभी के कार्यों का निरीक्षण एवं जांच करती है। राज्य परिषद द्वारा निर्मित प्रशासनिक नियमों को, आदेशों को रद्द कर सकती है। स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित नियमों की भी देखती है। जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो मंत्रियों के चयन, ऑडिटर जनरल, इन सभी के बारे में वो निर्णय कर रही है। केंद्रीय आयोग, सदस्य आयोग, केंद्रीय सैनिक आयोग, इनके बारे में निर्णय कर रही है। मतलब कहने का मतलब है
कि वो सारे कार्य जो व्यवस्थापिका को करने चाहिए और उसकी एब्सेंस में सारे नियुक्ति संबंधी, सारे पद विमुक्ति संबंधी, विदेशों से किए जाने वाले समझौते और संधि संबंधी, कूटनीतिक उपाधियां वितरित करने के बारे में, राज्य की ओर से दिए जाने वाली उपाधियां के बारे में, समाधान करने के बारे में, आक्रमण होने पर युद्ध के प्रतिरोध हेतु निर्णय लेने के बारे में, लामबंदी के बारे में। लामबंदी आप समझते ही हैं, सेनाओं को तैनात करना, जनरल मोबिलाइजेशन। इसके बाद में जो है आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। अन्य समस्त राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के द्वारा सौंपे गए अन्य समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। वस्तुतः बहुत ही व्यापक प्रावधान है और इसके आधार पर व्यवस्थापिका के कोई भी कार्य ये कर सकती है। जहाँ तक स्थायी समिति के वास्तविक शक्ति स्थिति का बात है, तो अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है और इसे अपने समस्त दायित्वों का प्रतिवेदन जो है वो सदन में रखना पड़ता है। लेकिन जब हम इनके कार्य और इन सभी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है और बहुमुखी है ना, और इसके द्वारा बहुत अधिक सीमा तक अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। इसे राज्याध्यक्ष की तरह महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, किंतु एक दृष्टि से यह राष्ट्रीय संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है, न्यायालय भी है, सब कुछ है यहाँ पे। संसद भी है, मंत्रिपरिषद भी है, न्यायालय भी है, क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई प्रावधान नहीं है। एक विचारक हुए हैं रॉबर्ट एलिगेंट ने इसे सरकार की सर्वोच्च संस्था कहा है। सुप्रीम बॉडी इन दी गवर्नमेंट का नाम उन्होंने दिया है। दूसरे अन्य लेखकों का इस संबंध में दृष्टिकोण है, तो वो ये कहते हैं कि समिति की सदस्यता भी बहुत बड़ी है। इसकी सदस्य संख्या भी ऑलमोस्ट 145 या 144 इतनी बड़ी इसकी सदस्य संख्या है। तो ये मानते हैं कि 150 लोग के आसपास लोग मिलकर भी कुशलता से कार्य नहीं कर सकते। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि स्थायी समिति की भूमिका बहुत अधिक सीमा तक जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन मेंबर है पॉलिट ब्यूरो की स्थायी समिति उससे सीमित हो जाती है। कहने का मतलब है कि चीन में सभी सरकारी संस्थाओं में, सरकारी व्यवस्थाओं में कम्युनिस्ट पार्टी वाला केंद्रीय नेतृत्व है, इसलिए स्थायी समिति को आप विशेष महत्व प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि डिसाइडिंग फैक्टर वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का पॉलिट ब्यूरो है। तो वस्तु स्थिति में अगर अपन चलते हैं तो चीन की समस्त शासन व्यवस्था साम्यवादी दल के नेतृत्व पे है और साम्यवादी दल के नेतृत्व पर आप संदेह नहीं कर सकती। लेकिन इन सब स्थिति के बावजूद स्थायी समिति पूरी संपूर्ण शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। व्यवहारिक बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि स्थायी समिति के जो मेंबर होते हैं वही कम्युनिस्ट पार्टी के भी प्रमुख मेंबर होते हैं, और क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े मेंबर और स्थायी समिति के मेंबर कॉमन व्यक्ति होता है, इसलिए यह स्थायी समिति अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो यह जो संगठन है ये कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी है। इसके अधिकार क्षेत्र व्यापक और बहुत ज़्यादा हैं। एक तरह से इसे अनेक महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। यह सरकार की सर्वोच्च संस्था है और वस्तु स्थिति में ये चीन की साम्यवादी पार्टी सब शक्ति संपन्न है और इसके प्रतिनिधि और उसके प्रतिनिधि जो है वो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये तो हो गई चीन की संसद यानी चीन की पार्लियामेंट, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और इसकी स्थायी समिति। अगले वीडियो लेक्चर में हम चीन की कार्यपालिका, चीन की एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, केंद्रीय सैनिक आयोग, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।